नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी श्राप चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आप वीडियो की आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है बस्तियां किसे कहते हैं। तो बस्तियां कौन सी होती है? जहां पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं या फिर जहां पर जो भवन होती हैं, बस्तियां विकसित होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए हम क्या करते हैं? प्राकृतिक दशाएं देखते हैं कौन सी होती हैं, वहाँ पे जलवायु कैसी है, पानी है या नहीं है, उपयुक्त भूमि वहाँ पे है या नहीं, वहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है या नहीं। क्योंकि जब हम किसी भी जगह पे मकान लेते हैं तो हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में कि उस जगह पे हमें जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो पाएंगे या नहीं। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे पानी, वहाँ पे भूमि पर्याप्त जगह है या नहीं घर बनाने के लिए, वहाँ पे खेती बाड़ी हम कर सकते हैं या नहीं, गांव के जो लोग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम जब कोई भी जगह मकान बनाते हैं। तो वो सभी चीज़ें जहाँ पे होती हैं अनुकूल परिस्थितियाँ रहने के लिए, वहाँ पे हम हमेशा अपना मकान बनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होगा, जो बस्तियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। अब अस्थायी बस्तियां, जो स्थायी बस्तियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो हमारी स्थायी बस्तियां वो होती हैं जो हमेशा के लिए बनी हुई होती हैं। जैसे हमने कोई पक्का मकान बना लिया तो हमारी स्थायी बस्तियां होंगी। और अस्थायी बस्तियां कौन सी होती हैं? जो हम कुछ समय के लिए बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो रोड के किनारे जो बेचारे गरीब इंसान हैं वो रहते हैं, तो पता नहीं कब गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल जाए, उनको हटाना पड़ सकता है। तो वो सभी अस्थायी बस्तियां होती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कौन से? जहाँ पे वन ज़्यादा होते हैं, या फिर ठंडा और जो गर्म रेगिस्तान है, या फिर जो पर्वतों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, वो मोस्टली अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। वे क्या करते हैं? आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतुओं के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। यद्यपि अधिकांश बस्तियां स्थायी बस्तियां हैं। क्या कहा गया है? पहले अस्थायी बस्तियां हुआ करती थी, जो स्थायी बस्तियां कम हुआ करती थी, लेकिन अभी जो अस्थायी बस्तियां हैं वो बहुत कम है। स्थायी बस्तियां आपको देखने को ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि अब पक्का मकान बना के लोग परमानेंट रहना शुरू कर देते हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास हमारा क्या होता है? जब ऋतुओं के अकॉर्डिंग लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। आपने देखा होगा भेड़ बकरियां जो पालते हैं लोग, वो क्या करते हैं? जैसे राजस्थान में भेड़ बकरियां ज़्यादा पाली जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जब वहाँ पे बारिश हो जाती है तो वो लोग वहीं पे रहते हैं। अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती तो उनको चराने के लिए आसपास जो इलाके होते हैं, आसपास जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पड़ता है, जहाँ पे हरी भरी हरियाली हो, तो वहाँ पे वो उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? ऋतु प्रवास, यानी ऋतुओं के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। वो जब बाकी वापस बारिश हो जाती है तो वापस अपने राजस्थान में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। जो गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं, जहां लोग, ग्रामीण बस्तियां हमारी कौन सी होती है? जो गांव के अंदर होती है, जहां लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछलियां पालते हैं, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन, सघन बस्ती संबंधी कार्य करते हैं। जो ऐसे काम करते हैं गाँव के लोग, पता है आपको, खेती बाड़ी करते हैं या फिर मछलियों का पालन करते हैं। ये सब लोग कहाँ किस में आते हैं? ग्रामीण बस्तियों के अंदर आते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या परिकरण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। इन्होंने क्या कहा है? गांव में आपने देखा होगा कि सड़कें जो हमारी गलियां होती है वो भी बहुत कम
ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, एक साधन एक व्हीकल का निकलना भी वहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो घर आसपास बने होते हैं, आबादी भले ही कम होती है लेकिन घर आसपास बने होते हैं, तो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला भी माहौल पैदा हो जाता है कई बार। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, संघन में तो पास पास होंगे, और प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है, लोगों के घर दूर दूर क्षेत्र में फैले होते हैं, यानी कि खुला माहौल होता है वहाँ का। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दूर दूर लोगों के घरे होते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप गए होंगे कभी पहाड़ी क्षेत्र में या फिर हिमाचल प्रदेश आपको कभी जाने का मौका मिला होगा तो देखा होगा एक मकान आपको यहाँ दिखेगा, एक कहीं दिखेगा, कहीं पे हो सकता है 5-10 मकान इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं हमारे, या फिर जो घने जंगल वाले क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा होगा परिवहन। परिवहन का क्या है, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीनों लग जाते थे। शुरुआत में क्या था, लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, संसाधन कम हुआ करते थे। आज देखते हैं तो हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, या फिर हमारे जो व्हीकल है नॉर्मल वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज हमारे पास हर प्रकार की फैसिलिटी है। लेकिन पहले कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं हुआ करती थी। तो उन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा, लोगों को आने जाने में, एक जगह से दूसरे जगह में जाने में बहुत टाइम लगता था। कभी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उनसे पूछना कभी कि पहले मैंने तो सुना है जहाँ तक कि बारात भी जो हमारे ऊँट होते हैं उन पे जाती थी, जिसको बारात को पहुँचने में भी 2-2 3-3 दिन लग जाते थे। तो पहले वो फैसिलिटियाँ नहीं थी, आज हमारे पास हर प्रकार की फैसिलिटी है। हवाई यात्राएं भी हम आज कर सकते हैं। भारत से यूरोप पता नहीं कितने ही महीने लग जाते थे जाने में, अब सिर्फ हम 6 से 8 घंटे के अंदर हम दूरी तय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवहन है उसने भी हमारा जो जीवन है उसको आसान कर दिया है। और परिवहन सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा, जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा। तो 4 प्रकार के हमारे जो है परिवहन होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो एनएच है, नेशनल हाईवे हैं या फिर स्टेट हाईवे हैं, वो बहुत सारे हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। जो एक्सप्रेस वे है वो हमारा अभी बना है। सर्वर्ण सड़क मार्ग चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जो स्वर्ण सड़क मार्ग है हमारा, इसको हम चतुर्भुजीय महामार्ग भी कहते हैं। तो ये किस किस को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखा होगा आपको भाप वाले इंजन बोलते थे, या जिनमें कोयला डाल के चलाया जाता था। आजकल वो फैसिलिटीज और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। आजकल डीजल और जो हमारी बिजली होती है उसके द्वारा इंजन स्टार्ट हो चुके हैं चलने। तो कहीं ना कहीं पहले वो गाड़ियाँ थी वो धीरे चला करती थी। तो जब डीजल वाले और विद्युत इंजन जो आए हैं उनसे क्या हुआ है, हमारी रेलगाड़ियाँ भी सुपरफास्ट हो गई हैं, जिनसे हमें एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचना हमारा और भी आसान हो गया है। हम जल्दी पहुँच जाते हैं। जो सफ़र 10 घंटे में होता था अब हो सकता है कि वो 6 से 5 घंटे में होने लग गया हो। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ में हमारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है वैसे वैसे उसका बेनिफिट भी हमें देखने को मिलता है। तो डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया है। जो डीजल और विद्युत के हमारे जो इंजन आए तो उन्होंने किसका स्थान ले लिया, वाष्प के इंजन का, क्योंकि पहले वाष्प इंजन हुआ करते थे। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। जो हमारी सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ हैं उनसे क्या है, हमारा जो स्पीड से चलती हैं तो हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना वो भी आसान हो गया है, जल्दी पहुंच जाते हैं। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। जो पर्वत क्षेत्र हमारे उसमें कम मिलेंगे आपको रेल मार्ग भी, लेकिन हमारे जो मैदानी भाग है यानी कि जो समतल क्षेत्र जहाँ हम आसपास रहते हैं, आसपास का हमारा जो क्षेत्र वहाँ पे देखते होंगे आप बहुत सारी रेलवे लाइनें देखने को आपको मिलती हैं। और हमारे एशिया का जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग जो हमारे एशिया के अंदर बिछा है, सबसे बड़ा रेल मार्ग एशिया को कहा जाता है। ग्यानिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है, तो 4.00 मीटर, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। कितना है, 5072 मीटर है। और ये यहाँ पे आपका ये समुद्र तल से ये आपका यहाँ पे 4000 का होगा। नेक्स्ट हमारा होगा
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह कहां पे है? तो ये पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहां तक जाता है ये? व्लादिवोस्टोक तक। नेक्स्ट हमारा होगा जलमार्ग। अधिक दूरी में भारी सामान को ले जाना या फिर बड़े आकार वाले जो सामान होते हैं उनको ढोने के लिए जलमार्ग हमारा सबसे सस्ता साधन पड़ता है। क्योंकि अगर हम किसी बस में, किसी ट्रक में या फिर बाय एयर लेके जाते हैं तो एक लिमिट हो जाती है कि हम इतना सामान लेके जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे समुद्री जो हैं जहाज हैं उसमें ज़्यादा सामान आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ज़्यादा सामान आएगा तो वो हमारे लिए सस्ता भी होगा। तो समुद्री मार्ग को सबसे सस्ता बताया गया है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे जलमार्ग हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग और एक समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। जो नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग किसके लिए होता है? अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। और महत्वपूर्ण अंतर्देशीय हमारे जो जलमार्ग हैं तो वो कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। जो समुद्री हमारे जो रास्ते होते हैं उनमें क्या होता है? जो समुद्री जहाजें होती हैं उनमें सामान डाल दिया जाता है और ये क्या करती हैं? एक देश से दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम इन्हीं समुद्री जहाजों के द्वारा होता है। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। ये मार्ग किससे जुड़े होते हैं? पतनों से जुड़े होते हैं। और विश्व के अगर हम महत्वपूर्ण पतनों की बात करें तो एशिया के अंदर, एशिया में सिंगापुर होगा और मुंबई, हमारा मुंबई भी सबसे बड़ा पतन है। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा सिडनी, और यूरोप में लंदन। नेक्स्ट हमारा होगा वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। वायु मार्ग सबसे तेज बताया गया है क्योंकि आपने देखा ट्रेन भी पहुंचने में जहां पे 20 घंटे लेती है, बाय एयर हम क्या 2 घंटे में वो दूरी तय कर सकते हैं। तो ये सबसे फास्ट हमारा होगा। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। लेकिन यहाँ पे इसकी कमजोरी क्या वायु मार्ग की, कि ईंधन जो है हमारा, जो उसमें ऑयल डलता है, उन सभी चीज़ का एक्सपेंसिव ज़्यादा होने के कारण ये यात्रा करना भी इसमें एक्सपेंसिव हो जाता है। वायु यातायात का एक और बड़ा जो है खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि जो खराब मौसम होता है या फिर कोहरे वाला मौसम हो या फिर तूफान हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि खराब मौसम में प्लेन को उड़ाना आसान नहीं होता। अगर हम महत्वपूर्ण हवाई पतन या एयरपोर्ट्स की बात करें तो कौन से होंगे हमारे? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। नेक्स्ट होगा संचार। संचार का आपको पता है आज पहले कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। पहले डाक पत्र के द्वारा हम भेजते थे कुछ भी। आज एक मेल मारो, मिनटों में आपका काम हो जाता है। मिनटों क्या, सेकंडों में। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। बिना इंटरनेट के हम कुछ नहीं कर पाते। इंटरनेट आने के बाद तो इतना आसान हो गया सब कुछ करना। जो लेटर आपको 1 महीने तक नहीं पहुंचता था अगले तक, अब 1 सेकंड लगता है आपको अपनी बात अगले तक पहुंचाने में। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ये संचार के साधन आने के बाद तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो गई है। समाचार पत्रों से हमें पता लगता रहता है कहाँ पे क्या हो रहा है। पहले ऐसा पता नहीं लगता था। लोग 6-12 महीने 2-2 साल में एक दूसरे से मिलने आते थे तो बाई चांस बता दिया करते थे। पहले लड़की की शादी करते हैं, आज दिन में 4 बार बात कर लेती है लड़की अपनी फैमिली से। पहले उनको 6-6 महीने तक यही नहीं पता होता था कि मेरी फैमिली कैसी है, क्या कर रही है। पत्र डालना होता था, वो 2 महीने में पहुंचेगा, 4 महीने में रिप्लाई आएगा, और अच्छा था वो टाइम। तो बाकी चैप्टर एनालिसिस हमारा हो चुका है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।